जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके उपस्थित है करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या अभी हाल ही में हुआ है। तो अगर विषय की बात कर लिया जाए कि करंट अफेयर में हम लोग बेसिकली किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो पहला टॉपिक हम लोगों का ये है कि मनोज कुमार सिंह बने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग इस पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोगों का है कि रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024, इस पे हम लोग बात करेंगे। तीसरा है कि यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष होंगे एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, चौथा अगर ऑप्शन की बात की जाए, चौथा पॉइंट हम लोगों का है कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित होगा बायोप्लास्टिक पार्क। पांचवा ऑप्शन की अगर बात की जाए तो डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां हिंदी विश्व सम्मान। ठीक है, और वहीं अगर छठे पॉइंट की अगर बात की जाए तो छठा पॉइंट हम लोगों का है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग सीधे। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, और कोटेशन बड़े कमाल का है कि बड़े कमाल के लोग हैं इस दुनिया में, बड़े कमाल के लोग हैं इस दुनिया में, अपना बनाकर दिलों को जोड़ लेते हैं, अपना बनाकर दिलों को जोड़ लेते हैं, जी भरकर करते हैं रिश्तों की सवारी, जब मन भर जाता है तब छोड़ देते हैं, जब मन भर जाता है तब छोड़ देते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये प्यारा सा कोटेशन था और इसी को के साथ हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि मनोज कुमार सिंह बने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। ठीक है, ये है मनोज कुमार सिंह। अगर इनकी बात की जाए तो ये आईएएस अफसर है। ठीक है, क्या है? आईएएस अफसर है। और किस बैच के हैं? तो ये 1988 बैच के। ठीक है, 1988 बैच के ये आईएएस अधिकारी है। ठीक है, चलिए इनके बारे में आगे चर्चा किया जाता है। तो ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में क्यों है ये देख लिया जाता है। तो हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। मतलब ये 2025 में जैसे यहां से रिटायर होंगे। ठीक है, और यह है कि ये मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लेंगे। क्या लेंगे? दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान इन्होंने लिया है। और मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। तो इनके बारे में ये पॉइंट है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। 2025 तक जुलाई में तक ये रहेंगे, जुलाई 2025 तक रहेंगे। और ये दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लेंगे। मनोज कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये रहने वाले में से लिखा है तो ये झारखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे है कि रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये उसका लोगो है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग भी आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक हवाई द्वीप अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित किया गया। ठीक है, अब अगर हवाई द्वीप की अगर बात की जाए तो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिका का ये ऐसे करके बनता है। क्या है ये? उत्तरी अमेरिका का ये लोगो है। और यहाँ से इधर कुछ दूर पे आएंगे तो यहाँ स्थित है आपका हवाई द्वीप। ठीक है, और इस द्वीप पे अधिकार है किसका? तो अमेरिका का अधिकार है। ठीक है, इस अभ्यास का 29वां संस्करण है। कितना है? तो 29वां संस्करण है। ठीक है, थीम है कि एकीकृत, एकजुट, मुस्तैद। अगर कोई भी अभ्यास होता है तो उसकी एक थीम होती है, क्योंकि अभ्यास जो भी होता है बेसिकली किस लिए हो रहा है और उससे क्या फायदे होंगे वो सारी चीजें उस थीम में बताई जाती है। ठीक है, तो थीम क्या है? एकीकृत, एकजुट, मुस्तैद। इस अभ्यास ठीक है, इस अभ्यास में 27 जून से 1 अगस्त 2024 तक ये चलेगा। 27 जून को ये शुरू हो चुका है और 1 अगस्त 2024 के बीच कई संगोष्ठियों, चर्चाओं, खेल प्रतियोगिताओं और पारस्परिक डेक दौरे का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये शुरू कब हुआ है? तो 27 जून को। और खत्म कब होगा? तो 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस अभ्यास में लगभग कितने देश शामिल हैं? तो 29 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। कितना?
29 देश हैं जो इसमें भाग लिए हैं। 40 जो है कि सतही जहाज है, इसमें 3 पनडुब्बियां हैं, ठीक है, और 14 राष्ट्रीय दल सेनाएं हैं, मतलब 14, ठीक है, और 150 से अधिक विमान और 25,000 से अधिक कार्मिक भाग लिए हैं। मतलब क्या है कि जो थल सेना, अलग अलग राष्ट्र की जो थल सेना है, टोटल 29 देश इसमें भाग ले रहे हैं। 40 इसमें सतही जहाज हो गए, पनडुब्बियों की संख्या इसमें 3 बताई जा रही है, और 14 जो है कि देश के सेनाएं हैं, ठीक है, थल सेना है, और 150 से अधिक जो है कि विमान है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद 2500 से अधिक जो है कि इसमें पूरे संख्या मिला दिया जाए कि कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं, तो सैनिकों की संख्या कितनी है, 25,000, ठीक है। रिमपैक 24 का उद्देश्य, तो मित्र देशों, ठीक है, आप देखिएगा, मित्र देशों की नौसेना के बीच आपसी सहभागिता की समीक्षा को बढ़ाना और साझा विश्वास का निर्माण करना, साझा विश्वास का निर्माण करना, ठीक है। आगे बोला गया है कि इसमें भारत की ओर से दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत सागर में तैनात भारतीय नौसेना का स्वदेशी INS शिवालिक जहाज भी शामिल हुआ है। तो इसमें जो जहाज शामिल हुआ है वो 40 जो सतही जहाज शामिल हुए हैं उसमें एक भारत का भी शामिल हुआ है, और कौन सा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि INS शिवालिक जहाज जो है भारत का, ये उसमें इस अभ्यास में शामिल हुआ है। और अभ्यास क्या है, तो रिमपैक प्रशांत महासागर में इस समय हो रहा है, ठीक है, हवाई महाद्वीप पे। चलिए, इस अभ्यास में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और विश्व के महासागरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो कि उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा की जाए। जो भी समुद्री लुटेरे होते हैं या फिर ऐसा कोई अगर आपदा आती है बीच समुद्र में, जब जहाज जाता है तो उससे निपटने के लिए, ठीक है, उससे निपटने के लिए अभ्यास किया जा रहा है, और उसमें क्या है कि जहाजों की सुरक्षा की जा सके, ठीक है, महासागरों में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष होंगे एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। अब आपको पता है कि यूरोप में एक यूरोप यूनियन चलता है, एक उनका अपना संगठन है, उसमें जितने भी देश हैं वो सिर्फ यूरोप के ही हैं, ठीक है। और ये यूनियन जो है कि ज्यादातर व्यापार हो गया या फिर सुरक्षा की दृष्टि से हो गया या वगैरह चीज में, यूरोप में जो भी चीज होगा उसमें अहम भूमिका ये निभाता है, ठीक है। तो यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष कौन होंगे, तो एंटोनियो कोस्टा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि चर्चा में क्यों। तो हाल ही में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये पहले क्या थे, तो पुर्तगाल के क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में बेल्जियम के चार्ल्स, ठीक है, कौन, बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह इन्होंने लिया है। तो ये जो इसके पहले एंटोनियो कोस्टा के पहले कौन है, तो वो चार्ल्स मिशेल हैं। ये कहाँ के हैं, तो बेल्जियम के हैं। तो इनका जगह कौन लिए हैं, तो ये लिए हैं पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 को यह क्या है कि कार्यभार संभालेंगे। तो अभी हाल ही में अगर बात किया जाए कि EU का अगर अध्यक्ष कौन है, तो EU का अध्यक्ष जो है कि वो है चार्ल्स मिशेल है, ठीक है। कहाँ के हैं, तो बेल्जियम के हैं। और ये कब रिटायर होंगे, तो ये होंगे 1 अक्टूबर 2024 को। और पदभार कौन संभालेंगे, तो पदभार संभालेंगे एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, जो पुर्तगाल के क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है। इनका जो चुनाव हुआ है तो ये कितने साल तक रहेंगे, तो ये रहेंगे 2.5 मतलब 2.5 साल तक ये इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यूरोपीय परिषद, ठीक है, यह यूरोपीय संघ का शीर्ष निकाय है। यह यूरोपीय संघ का राजनीतिक एजेंडा तय करता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। अब आप EU के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है, EU यूरोपीय यूनियन, ठीक है। अगर यह शीर्ष निकाय है, इसका राजनीतिक एजेंडा तय करता है, कहाँ व्यापार होगा, मुक्त होगा और क्या है, ये सारी चीजें राजनीतिक के तौर पर देखता है। और 1 साल में, 1 वर्ष में इसकी बैठक जो है कि 2 बार बुलाई जाती है। तो लगभग आपको तय करना होगा कि 6 मंथ पे होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग और आगे देख लेते हैं। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक समूह है। इसमें कुल 27 देश है। कितने हैं, 27 देश।
इसका अगर मुख्यालय की बात की जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यह यूरोप के देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय एकजुटता को, समन्वय को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब यह है कि यूरोपीय संघ देश राष्ट्र को एकल बाजार के रूप में भी मान्यता प्रदान करता है, कि मतलब यूरोप में जो भी चीजें बिकेगी, ठीक है, उस पे जो टैक्स होगा वो सारे देश का जो टैक्स कैसे होगा, जो सर्विस जो कर जो लगाते हैं, जो टैक्स हर देश का अलग अलग होता है, वो यहाँ पे नहीं होगा, हर देश में एक ही टैक्स होगा। ठीक है, इन सब मुद्दों पे ये निर्णय अपना लेता है। ठीक है, चलिए आगे है कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित होगा बायोप्लास्टिक पार्क। अब ये मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, और इनका जो है कि लखीमपुर खीरी को एक उपहार दिए हैं, और उपहार के स्वरूप है कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित होगा बायोप्लास्टिक पार्क। ठीक है, तो आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चर्चा में क्यों है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क का स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में की जाएगी। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किया जाएगा, और जिला में जो जगह है वो क्या है? कुंभी गांव है। ठीक है, इसे 2000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। कितना? 2000 करोड़ रुपए के साथ इसमें निवेश किया गया है। ठीक है, बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण बलरामपुर शुगर मिल फार्मा कौन करवा रहा है? यह निर्माण कौन करवा रहा है? तो करवा रहा है बलरामपुर शुगर मिल फार्म, ठीक है, के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस व औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस पार्क के विकास के लिए नोडल एजेंसी होगा। ठीक है, अब नोडल एजेंसी बहुत लोगों को पता नहीं होगा। नोडल एजेंसी वो होता है कि जो एक ज्यादा समय के लिए आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहां से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, यह पार्क विभिन्न प्लास्टिक से संबंधित तकनीकों के विकास और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा। पार्क में किए गए शोध से प्रभावी उद्योग और रिसाइकलिंग के लिए नए तकनीक उत्पादों को विकसित करने में मदद मिलेगी। बायोप्लास्टिक एक प्रकार का प्लास्टिक है जो कि मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर आदि प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाएगा। बायोप्लास्टिक के उपयोग न केवल पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इसका उपयोग पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक उत्पादों जैसे विभिन्न उद्योगों में भी किया जा सकेगा। जो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा ये बता रहा है। ठीक है, तो आप मोटा मोटी समझिए, जो ये थैले आते हैं ना, प्लास्टिक आता है, जो पॉलीथीन आती है, तो इसके जगह पे क्या हम लोग लेके आए हैं? मतलब वो जो मक्का के जो होते हैं, या फिर जो सूरजमुखी के डंठल होते हैं, चुकंदर होता है, उन सबको मिक्स करके और थोड़ा प्लास्टिक की मात्रा को उसमें डाल के एक थैला बनाया जाएगा। ठीक है, उस थैले को या फिर एक उससे जो गत्ता टाइप बनेगा, और उसको क्या होगा कि पैकिंग करने के यूज में हम लोग उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा कि एक तरीके से ज्यादा कचरा ना होकर के वो जलने योग्य रहेगा। ठीक है, और जो कि अब प्रदूषण उससे कम फैलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिवस, ठीक है, और ये कहाँ मिला है? तो नेपाल के नेपाल का जो कि भारतीय दूतावास है वहां पे ये दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय दूतावास काठमांडू द्वारा आयोजित नेपाल भारत साहित्य समारोह, इसमें इनको 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार सम्मान जो है कि इनको दिया गया है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। चर्चा में अगर देखा जाए तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? फिजी में। और डॉक्टर उषा जी जो हैं ये उस सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए जो वो पुरस्कार है वो पुरस्कार अब दिया जा रहा है कहाँ? काठमांडू में भारतीय दूतावास पे। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वीं हिंदी विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 12वें विश्व हिंदी सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है।
इन्हें यह सम्मान हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित किया गया था, ठीक है। लेकिन हमने बताया ना कि यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, फिजी में आयोजित किया गया था। लेकिन उषा ठाकुर फिजी में समायोजन के इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार अब दिया जा रहा है। और ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है भारतीय दूतावास नेपाल के, नेपाल में जो भारतीय दूतावास है वहां पे जो कार्यालय है वहां पे दिया जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सबको जो सम्मान मिला है वो कहाँ मिला है, फिजी में। तो सब लोग इस चीज को देखेंगे कि 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित हुआ था, फिजी में। लेकिन सम्मान कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है नेपाल में। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। विश्व हिंदी सम्मान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व हिंदी सम्मान जो है वो कौन देता है, तो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो इस सम्मान को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। चलिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की अगर बात कर ली जाए कि पूरी दुनिया में सबसे रहने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा शहर किसे चुना गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। यह है कि चर्चा में की हो तो हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट EIU द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार वियना, ठीक है, वियना दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, ठीक है। और ये इसी बार नहीं हुआ है, ये लगभग 3 साल से ऐसे ही हासिल ये हो रहा है, ठीक है। कितने, 3 साल से। और वियना जो है कि क्या है, तो दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना गया है। अगर वही बात की जाए कि वियना कहाँ है, तो वियना यूरोप में एक देश पड़ता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया एक देश पड़ता है, उसकी राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना जो शहर है वो रहने के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। वियना लगातार 3 वर्ष से इस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश का राजधानी ढाका दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहर में शामिल हुआ है, ठीक है। अब आपको 2 चीज इसमें याद रखना है कि ये कौन देता है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनियन जारी करता है जो कि इंडेक्स को, ठीक है। और वियना जो है कि लगातार 3 साल से रैंक 1 लेके पोजीशन अपना बरकरार रखा है। इस साल भी वही हुआ है, ठीक है। वियना जो है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। तो वो दुनिया का सबसे सुरक्षित मतलब अच्छा शहर माना गया है रहने के हिसाब से, ठीक है। पाकिस्तान का अगर कराची की बात की जाए तो कराची और बांग्लादेश का ढाका ये दुनिया के सबसे कम, ठीक है, सबसे कम रहने योग्य शहर में शुमार है, ठीक है। और वगैरह सुरक्षित भी है, असुरक्षित भी है, दोनों जगह की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी और रहने के लिहाज से भी दोनों कम है, ठीक है। और सबसे बढ़िया वियना है। चलिए आइए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 173 देशों को 5 श्रेणियों में रैंकिंग देता है। पहला देता है कि स्थिरता, दूसरा देता है स्वास्थ्य सेवाएं, और तीसरा देता है सांस्कृतिक और पर्यावरण, और चौथा देता है शिक्षा, 5वां देता है बुनियादी ढांचा। इन 5 श्रेणियों में जो ये 73 देश हैं, 173 देश, इनको 5 श्रेणियों में विभक्त करता है, ठीक है। पूरा इसी के हिसाब से इनको रैंकिंग देता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं हम, और आइए अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा जो संभावित क्वेश्चन है वो संभावित क्वेश्चन ये है, ठीक है। आज का हमारा संभावित क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो संभावित क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार, क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है पीलीभीत, ऑप्शन नंबर बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी है भदोही। अब आपने देखा होगा कि करंट अफेयर में इसका हमने जरूर जिक्र किया है। अब आपको ये आंसर जो है कि कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना ये सेशन को यहीं विराम देते हैं और अब आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।